आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पूर्ण विवाह को कानूनी बना दिया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1856 में पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवाओं के पूर्ण विवाह को पहले वैध बनाया गया था। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून माना गया। भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगम खां और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैगम खां और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैगम खां और हेमू के बीच हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर, जिसका प्रतिनिधित्व उसके संरक्षक बैरम खान कर रहे थे, और उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू बोला जाता है, उसकी सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना विजयी हुई और दिल्ली तथा आगरा पर मुगलों का अधिकार फिर से स्थापित हुआ। पानीपत की प्रमुख 3 लड़ाइयाँ हुई। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए लड़ी गई थी, जिनमें पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। मुगलों की नींव दूसरी अकबर के बीच, जिसे हेमू बोला जाता है, और तीसरी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठों की हार हुई। ये युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुए, जिनमें बारूद और तोपों का इस्तेमाल हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला सवाल है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खिलजी। बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक खिलजी ने सर्वप्रथम जीता था। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। तुगलक और फिर मुगलों ने खिलजी का अनुसरण किया। बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल थे, जो बिहार और बंगाल क्षेत्र के मुस्लिम विजय के नेता थे, और बाद में खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। उसने 1200 में बिहार पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी, और उत्तर भारत में बौद्ध परंपराओं और उच्च शिक्षा संस्थानों को नुकसान पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, और इसमें लाखों किताबें जल गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 3 महीने तक किताबें जलती रही। अगला सवाल है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निजाम। पहली सहायक संधि निजाम थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहली सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के बीच लागू की गई एक प्रणाली थी, जिसे स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य 1798 में हैदराबाद का निजाम था, जिसके तहत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना की तैनाती और विदेश नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण के बदले सुरक्षा मिलती थी, जिससे उनकी संप्रभुता धीरे धीरे खत्म होती गई और भारतीय राज्य ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में आ गए। अगला सवाल है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उस्ताद ईसा। ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्हें फारसी, इस्लामी और मुगल वास्तुकला के मिश्रण के लिए जाना जाता है। उन्हें शाहजहां ने मुख्य इंजीनियर मीर ए मीरार की उपाधि दी थी और उस्ताद ईसा का नाम भी सहायक वास्तुकार के रूप में आता है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का भी डिजाइन तैयार किया था। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1526 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1526। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में मध्य एशियाई शासक बाबर ने की थी, जब उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ट्राट्स्की। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ट्राट्स्की। लाल सेना का गठन ट्राट्स्की ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाल सेना का गठन मुख्य रूप से लियोन ट्राट्स्की ने किया था। 1918 में बोल्शेविक क्रांति के बाद किया था, जो सोवियत सरकार के युद्ध आयुक्त थे, और उन्होंने इसे मजदूरों और किसानों की सेना के रूप में संगठित किया, जिसमें पुरानी शाही सेना के सैनिकों को भी शामिल किया गया। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैकाले ने। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से थॉमस बैबिंगटन मैकाले को जाता है, जिन्होंने 1835 में मैकाले का मिनट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 1835 में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का आदेश पारित किया, जिससे भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का मार्ग प्रस्तुत हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक मैकाले की सिफारिशों को मानते हुए उन्होंने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया, जिससे स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन गई। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस नीति का लक्ष्य रक्त और रंग में भारतीय, लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी, एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश शासकों और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थ का काम कर सके। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मुख्य रूप से जनरल रेजिनॉल्ड डायर उत्तरदायी था, जिसने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडियार ने डायर के इस कार्य का समर्थन किया था, लेकिन गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और इसका सबसे विनाशकारी हमला दिल्ली सल्तनत पर केंद्रित था, जहां उसने दिसंबर 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया और शहर को लूटा, जिससे दिल्ली सल्तनत और भी कमजोर हो गई और तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। तैमूर ने सिंधु नदी पार करने के बाद पंजाब, भटनेर जो कि राजस्थान में है और सिरसा जो हरियाणा में है, इन जैसे स्थानों पर हमला किया और अंततः 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली पर कब्जा किया, जिसके बाद शहर में नरसंहार हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के अपार धन और संपदा को लूटना था। सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चरक और नागार्जुन दोनों कुषाण शासक कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चरक एक महान चिकित्सक थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और नागार्जुन एक प्रमुख दार्शनिक व रसायनज्ञ थे जो कनिष्क के दरबारी विद्वानों में शामिल थे जिन्होंने उनके दरबार को समृद्ध किया। चरक आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और कनिष्क के राजवैद्य थे। नागार्जुन प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और रसायन शास्त्री थे जो कनिष्क के समकालीन थे। अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जिसे 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया और मार डाला, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने शासनकाल की उपलब्धियों और प्रशासनिक सुधारों का वर्णन किया है। जबकि मुगल शासकों में बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथाएं बाबरनामा और जहांगीरनामा लिखी थी। बाबर ने बाबरनामा और जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी थी। अगला सवाल है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोदी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और सक्षम सुल्तान सिकंदर लोदी था, जिसने 1489 से 1517 तक शासन किया। उसने आगरा शहर बसाया, राजधानी बनाया, प्रशासनिक सुधार किए और सल्तनत की शक्ति को मजबूत किया, जिससे उसे वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था और इसी कारण इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद इस सीमा आयोग के अध्यक्ष के तौर पे सर सिरिल रेडक्लिफ को ही दोनों देशों के बीच सीमा रेखा खींचने का काम सौंपा गया था। अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1936। 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उड़ीसा जो कि अब ओडिशा के नाम से जाना जाता है, बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर एक अलग प्रांत बना था। जब बिहार और उड़ीसा प्रांत को विभाजित किया गया था, इससे पहले 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक प्रांत बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, शक संवत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शक संवत। भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसे 1957 में अपनाया गया था और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका उपयोग किया जाता है। शक संवत यह एक ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर है जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। आधिकारिक उपयोग, यह भारत के गजट, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडरों में उपयोग होता है। अगला सवाल है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1913। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गद्दर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को
उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। अधिकारी की स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया, ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख पतन नगर लोथल था, जो गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर स्थित था और अपनी विशाल गोदी यानी कि डॉकयार्ड के लिए जाना जाता था, जहां से विदेशों से व्यापार होता था। साथ ही सुरकोटदा और भगत राव जैसे अन्य छोटे बंदरगाह भी थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।